हेलो एवरीवन, आज हम एडुटेरिया का जो टेस्ट सीरीज का सीरीज चला रहे थे, आज भी हम लोग लगभग 5 से 6 सेट को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अभी 16 सितंबर चल रहा है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आप लोगों को बता दें जैसे कि आज 22 सितंबर है, तो आज विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला है हमारा क्वेश्चन कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में पहली बार अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्टार्ट हुआ था और 1969 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ। ठीक है, क्या इसरो का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन हुआ। चलिए आगे चलते हैं। 1969 में अगले कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया? तो देखिए, दिल्ली और पुडुचेरी, तो ये 17वां संविधान संशोधन याद रखना है। 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी, न कि राजधानी। और 17वां संविधान संशोधन के तहत यह दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निर्वाचित सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 70 संविधान संशोधन। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में है। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? आपको पता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और साथ में राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचित होता है। जिसको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, वही जनता के चुने गए सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी को भी इसमें शामिल कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे भी चुनाव होता है। अगला है कि लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो देखिए, लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। कल हमने पढ़ा था कि दल बल अधिनियम के तहत किसी भी सांसद को अगर आयोग घोषित करना है तो कौन कर सकता है? तो यही लोकसभा के अध्यक्ष था। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अगले कि किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है? तो देखिए, संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 120 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह अनुच्छेद अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो अनुच्छेद 122 होता है। याद रखना, अनुच्छेद 122 के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है। यानी अगर संसद की कार्रवाई हो रही है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। कहने का मतलब यह अनुच्छेद कहता है 122। ठीक है, अगले कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो देखिए, न्याय 3 प्रकार के दिए हैं, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। और सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। पूछे स्वतंत्रता कितने हैं? तब 5। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ध्यान रखना है। यह 3 प्रकार के न्याय हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और आपका इसमें क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार के बंधुत्व को समानता का है? तो 2 प्रकार का। ठीक है, यानी स्वतंत्रता 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार की और समानता 2 प्रकार के दिया गया है। अगले कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? यानी सुमेलित नहीं है, सॉरी नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, नहीं है जब पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ब्रिटेन। तो देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं, विधि का विधि इसमें 3 है। एगो विधि कानून का समान संरक्षण, एक कानून की मतलब 3 चीज़ें आपको आएगी। एगो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हो जाएगा दोस्तों जापान, और विधि के शासन दोस्तों ब्रिटेन। अब विधि के समान संरक्षण आ जाए, यानी संरक्षण कहाँ लेंगे? हम बार बार ट्रिक बताते हैं कि कोई भी चाहेगा कि हम बड़े देशों और पुष्ट हस्तपुष्ट देशों से ही संरक्षण में जाएं, तो यह अमेरिका में चला जाता है। यानी विधि के समानता आ जाएगा ब्रिटेन, विधि के समान संरक्षण आ जाएगा, संरक्षण लग जाएगा तो अमेरिका, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। 3 चीज़ें विधि से याद रखना है। ठीक है, तो यह पहला गलत है। ठीक है, सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, तो एक गलत है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, तो देखिए, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका सही है। द्विसदनात्मक, ध्यान रखना है, द्विसदनात्मक ना यूएसए के नहीं है, यह है दोस्तों ब्रिटेन से। अगला है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया।
तो इसमें ऑप्शन नंबर समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, अभी हमने देखा 1 गलत है और 3 गलत है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन हमारा दक्षिण अफ्रीका है। इसके अलावा कल के वीडियो में हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह कहाँ से लिया गया है, तो हमने आयरलैंड पढ़ा था। ठीक है, लेकिन ये राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन है तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, क्या है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे चलते हैं। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन, तो देखिए सिक्किम पहले क्या था, सह राज्य बना। सिक्किम पहले पूर्णतः अलग था। ठीक है, तो अलग होने के कारण जब यहाँ के राजा के द्वारा मांग किया गया कि सिक्किम को भारत में मिला लिया जाए, तो सिक्किम को पहली बार 35वां संविधान संशोधन करके इसको क्या किया गया कि सह राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन क्वेश्चन है पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था दोस्तों, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। 74 में हुआ था आपको सह राज्य और 75 में पूर्णतः राज्य। ठीक है, तो होगा 36वां संविधान संशोधन। अगले कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, तो देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुआ था। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, ध्यान रखना है। अगला है कि अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था, किसने, तो दोस्तों बलबन ने किया था। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले कि निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है, तो देखिए इसमें अलग अलग क्वेश्चन आता है। मराठों का मैकियावेली दोस्तों नाना फडणवीस को कहा जाता है। ठीक है, नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। ठीक है, यह जेम्स ग्रांड डॉफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। ठीक है, किनको कहा था, नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा गया था। और किसने किया था, ग्रांड डॉफ ने। अगले कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले, तो कल भी हमने देखा था नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो आया था मोहनजोदारो। आज है चावल की खेती, तो देखिए चावल की खेती दोस्तों हमारा हो जाएगा, भूसी हो जाएगा तो बनमाली, भूसी होता है, चावल की भूसी बनमाली है, लोथल होगा। ठीक है, चावल की खेती के प्रमाण लोथल से, और लोथल दोस्तों गुजरात में है। ठीक है, लोथल गुजरात में है, जो कि लोथल भोगवा नदी के किनारे है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे, तो देखिए जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर पूछ रहा है दोस्तों, तो हमेशा तीर्थंकर ऊपर से 6 नीचे से 6 याद रखना है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभ देव थे। ठीक है, और तीसरा हमारा दोस्तों अजीतनाथ है, संभवनाथ है। चौथा हमारे दोस्तों हो जाते हैं, दूसरा होते हैं हमारे अजीतनाथ। देखिए याद रखिए, हमने इसका ट्रिक भी कैसे याद करवाया था। सबसे पहले आदिनाथ या हम लोग ऋषभ देव भी इनको कहते हैं। ठीक है, जिनका बैल एबिस था। दूसरा अजीतनाथ यानी जीतना किसको है, हाथी से जीतना है। दूसरा संभवनाथ दोस्तों तीसरा, यानी घोड़ा को पकड़ना संभव नहीं होता है, तो घोड़ा संभवनाथ। घोड़ा आपने अक्सर मूवी में देखा था कि बहुत मकसद के बाद पकड़ा जाता है। अभिनंदननाथ बंदर, यानी हमने इसको याद किया रहा था कि अभिनंदन हम लोग किसके प्रति अभी आए हुए हैं, हम लोग बंदर का ही प्रजाति है। अगला है कि सुमतिनाथ, सुमति घूमती, हमने बोले कि चकवा क्या होता है, घूमता है, तो सुमति नाथ का चकवा या चकवा क्या होता है, घूमता है, सुमति घूमती, हमने ऐसे याद करवाया था। अगला है कि पद्म प्रभु, तो देखिए पद्म प्रभु में कलम लाल कमल। ठीक है, लाल कलम है, यानी आपने जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था कमल के पत्ते पर पैर पड़ा था। ठीक है, अगला है कि सुपार्श्व, सुपार्श्व स से सात, स से सुपार्श, स से स्वास्तिक। ठीक है, चंद्र प्रभु जी चंद्र से चंद्रमा, चंद्र से चंद्रमा। ठीक है, हमने नीचे से भी ट्रिक याद करवाया था 6। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा कि कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी था, तो देखिए कुशीनारा है दोस्तों, तो मल्ल की राजधानी, अवंती की राजधानी, सूरसेन के अस्मा की, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों मल्ल की राजधानी कुशीनारा था, क्योंकि कहा जाता है कि मल्ल के ही एक क्षुद्र थे जिनके द्वारा ये भोजन करवाने के बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, तो कुशीनारा मल्ल की राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखिए। उज्जैन दोस्तों हमारा अवंती का उज्जैन हो जाएगा, सूरसेन का मथुरा हो जाएगा, और अश्मक का हाटक या पाटन होगा। ठीक है, अगले कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था, तो एक है डायनोशियस, क्या है डायनोशियस, और एक है डायमेकस। तो देखिए डायमेकस दोस्तों दो, क्योंकि बिंदुसार के ही पुत्र थे अशोक, तो
आते ही इनके पास डाइमेकस यानी छोटा नाम है, तो छोटा इनका कार्य भी रहता है। बिंदुसार के बेटे ने बहुत बड़ा काम किया था, तो इसके समय आएंगे डायनोसियस। आप नामे में याद रखेगा, हमने याद किया है कि छोटा काम करने पर छोटे आदमी के पास आएगा, छोटा नाम है डाइमेकस। एंटियोकस प्रथम का ही दोनों राजपूत, सीरिया का ही दोनों राजपूत आते हैं, ठीक है, राजदूत आते हैं, सॉरी दोस्तों, राजदूत आते हैं। लेकिन डायनोसियस अशोक के समय आएगा और डाइमेकस बिंदुसार के समय आएगा। अगला है कि किरातोजोनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो किरातोजोनियम के लेखक दोस्तों भारवी थे, ऑप्शन नंबर बी, किरातोजोनियम के लेखक भारवी, ठीक है। यहाँ देखिए महेंद्र वर्मन मत विलास प्रसन्न की रचना की थी। महेंद्र वर्मन में किसका? मत विलास प्रसन्न का, और दंडी 10 कुमार चत्र के रचयिता है, ठीक है। अगर है कि तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी का मतलब कि 40 नंबर 17 है। तुर्कान ए चहलगानी के गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? तो देखिए तुर्कान ए चहलगानी को इल्तुतमिश ने किया था। इसमें 40 सरदार जो तुर्क थे, मतलब तुर्क लोगों का ही यह एक था, जिसको बलबन ने बाद में समाप्त कर दिया। बलबन नहीं चाहता कि हमारे शासन में किसी भी सरदार का शासन चले, क्योंकि बलबन खुद अपना राज्याभिषेक क्या करवाया था? अपने ही दामाद को ये पटाकर किया था। अगला है कि निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? तो देखिए सैयद वंश का संस्थापक दोस्तों आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ख्रीज खां, ठीक है। आगे चलते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब ने किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? तो सभी को पता है वह बीना बजाता था, ठीक है। क्या बजाता था? बीना। और अकबर दोस्तों नगारा बजाते थे। क्या बजाते थे? नगारा। अगले कि मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो देखिए दो है, एक जरी कलम, एक सीरी कलम। तो जरी कलम हमारा दोस्तों इसमें हो जाएगा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, ठीक है। यानी इसको हमने याद करती थी कि जरी कलम और सीरी कलम। तो देखिए सीरी कलम हमारा अब्दुल समद था, अब्दुस मद था। लेकिन मोहम्मद हुसैन कश्मीरी जरी कलम, यानी कोई भी जरी से हमको बनाना है तो कश्मीरी हम क्या अपनाएंगे? जैसे बिहार में हमारा मधुबनी कला होता है, तो जरी कलम यानी जरी का पेन चलाने के लिए हम लोग कश्मीरी का यूज करेंगे, ठीक है। एगो सीरी कलम यानी सीरी के लिए अबुस मद। अगला कि दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 4 युद्ध होता है, ठीक है। कितने युद्ध होते हैं? 4 युद्ध। लेकिन यह पूछ रहा है दोस्तों सामूगढ़ के युद्ध। तो सामूगढ़ के युद्ध मई 1658 ईस्वी में होगा, ठीक है। सामूगढ़ के युद्ध, इसमें दारा शिकोह की पराजय होती है। अगले कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो देखिए आंग्ल मराठा युद्ध भी हमारा मुख्यतः हम लोग 3 पढ़ेंगे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों हमारा 75 से 82 ईस्वी में होता है। और 75 से 82 के इसमें बीच में पहले सबसे पहले सूरत की संधि होती है, उसके बाद में अन्य संधियाँ होती है। लेकिन सालाबाई के संधि के तहत 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि होती है, और उसके तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है। तो याद रखना है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक होती है, और तृतीय 1816 से 19। और इसमें क्या होती है कि हमारा 16 से 19 में ही बाद में 1818 ईस्वी में हमारे बाजीराव द्वितीय की हार होती है, और यह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करके और उसके समय में मिल जाता है। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है। उसी समय पूर्णतः मराठा साम्राज्य का पतन होता है। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए यह लिट्टन के समय में हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड लिट्टन के समय। कौन? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग। लिट्टन के समय में ही आप देखिएगा कि जो हमारा लिट्टन हमारा एक ऐसा व्यक्ति था जो 76 से 80 के बीच में होता है। इसके बाद में रिपन आता है, ठीक है, रिपन आएगा। अगले कि रहनुमाई मजदयान सभा के संस्थापक कौन थे? तो रहनुमाई मजदयान सभा के संस्थापक हमारा दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। 1851 ईस्वी में मुंबई में की गई थी की स्थापना। कब? 1851 में मुंबई में।
क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच होती है? तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। अगले की सामान्यतः अपसौर। तो देखिए एक होता है उप, उप का मतलब हम बोलते हैं ऊपर, उप का मतलब ऊपर, अप के मतलब ऊपर, उप के मतलब नीचे, ठीक है। अप मतलब ऊपर। तो देखिए अप मतलब कि जब ऊपर चढ़ने लगती है। तो अब 4 जुलाई को अपसौर होता है। इस दिन क्या होता है दोस्तों कि बड़ा घटना होती है, मतलब इस दिन अधिकतम दूरी होती है। अप मतलब ऊपर, जो कि ऊपर चढ़ जाएगा और यह क्या हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ जाएगी, जिसमें 15.20 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हो जाती है। उप मतलब नीचे जब घट जाता है, वह 3 जनवरी को होता है। इसमें 14.70 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घट जाती है, ठीक है। तो उप मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर। पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो पलाया दोस्तों पवन, पलाया पवन, प से पलाया, प से पवन। बालू का स्तूप, बरखान, लोयस और पलाया, यह सब पवन के द्वारा बनने वाले हैं, ठीक है। तो बालू का स्तूप, बरखान एवं लोयस। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप दोस्तों हम लोग यूरोप को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक भी हमारा कहा जाता है कि मरुस्थल नहीं है, इसलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे चारों तरफ से मतलब पानी पानी सब टचेज है। अगला है कि नीलगिरी एवं पारसनाथ किस प्रकार की पर्वत को उदाहरण है? तो नीलगिरी एवं पारस जो होती है दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा वशिष्ठ पर्वत का, वलित पर्वत का तो हमारा एक हिमालय है जो कि नवीनतम पर्वतमाला है। लेकिन अवशिष्ट पर्वत का मतलब जो बहुत पुराना है और वह घिस पीट के अभी जो हम देख रहे हैं वह उसको, जैसे कि हमारा सबसे वलित पर्वत पुराना आता है अरावली, लेकिन इसके अलावा नीलगिरी भी है, पारसनाथ जो कि हमारा झारखंड में पड़ता है, विंध्याचल पर्वत, उसके अलावा सतपुरा और उसके अलावा हमारा महादेव, ये सब अवशिष्ट पर्वत है। लेकिन हिमालय हमारा वरित नवीनतम पर्वत है। पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? तो पेंटागोनिया दोस्तों हमारा चिली में पड़ता है। पेंटागोनिया ऐसे चिली अर्जेंटीना दे रहा है। तो देखिए पेंटागोनिया मरुस्थल हमारा अर्जेंटीना में है, ठीक है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है, जो कि शीत मरुस्थल है, यानी ठंडा मरुस्थल है, क्योंकि अधिकतर मरुस्थल गर्म होती है, जैसे कि भारत का थार मरुस्थल गर्म मरुस्थल है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात दोस्तों हमारा जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर और जिम्बाब्वे, जाम्बेजी जिम्बाब्वे एक ही जैसा नाम है। अगले ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत दोस्तों हमारा समताप मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में? समताप मंडल में, जहाँ पे हमेशा समान ताप होती है। सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो गोवा। और सबसे बड़ा जो टूटता है दोस्तों हमारा गुजरात, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा तटरेखा हमारा 9 राज्यों से होकर लगी हुई है। सबसे पहले होती है गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, तब गोवा, तब कर्नाटक, तब नीचे हमारा आ जाता है केरल, इधर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा, तब पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो देखिए निम्न स्तरीय वस्तुओं में क्या होती है कि उपभोक्ता की मांग जैसे ही बढ़ती है उसकी आय में वृद्धि के साथ गिरावट होने लगती है, ठीक है। निम्न स्तरीय लॉरेंज वर्क निम्न में से क्या प्रदर्शित करती है? तो देखिए लॉरेंज वर्क दोस्तों हमारा यहाँ पे हमारा आय वितरण को प्रदर्शित करती है, ठीक है। लॉरेंज और गिनी दो हम लोग पढ़ेंगे, लॉरेंज और गिनी गुणांक, तो ये दोनों आय के वितरण को बताता है। यानी इसमें आप पढ़े होंगे कि व्यक्तियों किसी राष्ट्र में आय ज़्यादा होती है तो कुछ ही धनी मनी लोगों के पास 90% होती है और बाकी लोगों के पास 5% लोगों के पास कहा जाता है कि 90% संपत्ति है। अभी भी भारत में आप देखिएगा, और हमारा जो 90% लोग है उस पे पास मात्र हमारा 10% संपत्ति है। यही आय की समानता, यानी आय को किस प्रकार वितरित किया जाए ताकि हमारे देश में समानता आए, तो वही गिनीज और लॉरेंज के द्वारा यह दो वक्र दिया गया।
यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार एवं द्रव्यमान पर क्या अंतर होगा। तो देखिए वस्तु का भार तो बदलते रहता है, लेकिन द्रव्यमान दोस्तों हमारा क्या होता है, शून्य नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान तो हमारा समान रहता है। अगले कि वह कौन सा मूल रंग है जो टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट करता है। तो इसमें होता है दोस्तों लाल, हरा और नीला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। तो विटामिन डी, जिसको हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विषाणु जनित रोग नहीं है कह रहा है। तो विषाणु के द्वारा दोस्तों खसरा भी होता है, रेबीज भी होती है, पोलियो भी होता है, लेकिन क्षय रोग विषाणु जनित ना होके हमारा यह टीबी जो होती है दोस्तों हमारा जीवाणु से होता है। ठीक है, किससे, जीवाणु से, जिसका नाम होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के आते हैं। तो देखिए तितली, टिड्डी, बिच्छू और झींगा दोस्तों हमारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा को हम लोग सबसे बड़ा संघ भी कहते हैं। ठीक है, अगले कि निम्न में से कौन धमनी का कार्य नहीं है। तो धमनी, जिसमें देखिए धमनी में शुद्ध रक्त होते हैं और सीरा में अशुद्ध रक्त होती है। तो धमनी के कार्य नहीं है, रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। सही है, यह लाल रंग की होती है। इसमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बहता है। इसमें दीवारें मोटी एवं पेशियाँ होती है। तो ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है, रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बहता है, यह गलत है। ठीक है, यह गलत है। इसमें होती है कि रुधिर दबाव के साथ जब शुद्ध होती है तो मोटी दीवार होती है, मोटा होगा तो धीरे क्यों चलेगा, मतलब जितनी आवश्यकता होती है उतने स्पीड से चलेगा। बोले कि निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है दोस्तों। तो ध्वनि की चाल न्यूनतम हमारे देखिए ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, उसके अलावा हमारा उसके बाद द्रव में, तब हमारा गैस में। तो इसमें देखिए कि गैस कौन है। तो इसमें गैस हमारा हो जाए यहाँ पे अल्कोहल में जो होती है इसमें ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी। ठीक है, आगे चलते अलग अलग दिया है। हाइड्रोजन में 1266, पारा में 1450, अल्कोहल में 1143, कांच में 5640, एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। कीट से द्वारा, देखिए रेशम कीट से होती है, शहद भी कीट से होती है, लाख और मोती। तो दोस्तों यहाँ पे मोती हमारा कीट से नहीं होता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि रेशम कीट द्वारा होती है, मधुमक्खी द्वारा शहद होती है, लाख का उत्पादन लाख कीट से होती है, मोती का उत्पादन सीप से होता है। क्योंकि आप नदी में देखते होंगे जो सीप होता है वो संजोए रखता है और उसी से मोती का निर्माण होता है। ग्रेफिन होती है, तो देखिए यह ग्रेफिन जो होती है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, डीएनए की हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया था। तो डीएनए की हेलिक्स संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है। मतलब 80% बोल रहा है कि प्राणियों में क्या पाया जाता है। तो यह होता है दोस्तों प्रोटीन। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है। तो कंचनजंगा की दोस्तों ऊंचाई 8,586, लगभग 600 होगा। ठीक है, और केटू का होता है दोस्तों 8,611, और वो तो आप जानते होंगे जो हमारा हिमालय है उसका सबसे ज़्यादा है। तो इसका 8,586 लगभग आपको देगा 8,600। और कंचनजंगा का केटू यानी काराकोरम केटू का 8,611 लगभग में। निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि इसमें सभी आ जाते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान भी आता है, जैविक उद्यान भी आता है और वन्यजीव अभयारण्य भी आता है। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरूप देश है। तो देखिए स्थलरूप देश पूछ रहा है, तो स्थलरूप जब इसमें देखिएगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए और बी, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। ठीक है,
तो अस्तरूद दोस्तों ये सभी कहाँ का है, मतलब किस देश का है? ये चेक गणराज्य और स्लोवाकिया आपका यूरोप वाला क्षेत्र में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्रोएशिया का दिया हुआ है, तो क्रोएशिया आपका पानी के तट पर होगा, क्योंकि मुझे भी ये पता नहीं था। तो दोस्तों चलिए अगला हम सेट करते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो देखिए भारतीय दलहन शोध संस्थान दोस्तों कानपुर में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान भी कानपुर में ही है। अगला है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो सीमा सुरक्षा बल यानी ये हमारा बीएसएफ का पूछ रहा है। तो देखिए बीएसएफ की स्थापना दोस्तों 1965 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं हम कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए शब्द का बोल रहा है, तो शब्द का प्रयोग हमारा टांसले ने किया था। एजी टांसले 1835 ईस्वी में इनके द्वारा यह दिया गया था पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर दोस्तों हमारा तारापुर में है, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पे है? तारापुर में, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। इसके अलावा अन्य परमाणु रिएक्टर देखिए रावटभट्टा राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में और कैगा कर्नाटक, कलफक्कम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2 हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो देखिए म्यांमार की आप सीमा देखिएगा तो इधर होती है, जैसे हमारा पूर्वोत्तर इधर ऐसे होता है, तो यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश होती है, उसके बाद में हमारा नागालैंड आता है, उसके बाद में मिजोरम आता है, ठीक, सॉरी मणिपुर आता है, तब यहाँ पे मिजोरम आता है। तो आप देखिएगा कि त्रिपुरा हमारा यह नहीं लगता है म्यांमार से, ठीक है। त्रिपुरा एकमात्र बांग्लादेश से लगता है। आगे चलते हैं कि गॉडविन अस्टी पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में है? तो गॉडविन अस्टीन है दोस्तों, यानी गॉडविन अस्टन यानी काराकोरम केटू जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये हमारा काराकोरम श्रेणी में आता है। अभी हमने बताया थे 8611 इसका डिस्टेंस है। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रभाव केवल भारत में है? तो केवल भारत में दोस्तों पूछे तो यह ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी। तो इसमें से हो जाएगा हमारा रावी और ब्यास ही है जिसका मतलब भारत में होता है। तो मुख्यतः जो ब्यास है दोस्तों इसका भारत में ही केवल रहता है। रावी का थोड़ा सा पाकिस्तान में जाके मिलता है, जो कि सतलज की सभी सहायक नदियाँ बन जाती है, ठीक है। आगे चलते, तावा किस नदी की सहायक नदी है? तो तावा हमारा महान नर्मदा की सहायक नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्मदा की सहायक नदी। तो देखिए यहाँ बोल रही कि नर्मदा 1312 किलोमीटर टोटल है, जिसमें तावा, बंजर, शेर और ओरसंग यह नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। तावा, बंजर, शेर और ओरसंग। इसको मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून को हम लोग लौटी मानसून भी कहते हैं। इसी के कारण नवंबर दिसंबर के महीना में तमिलनाडु के क्षेत्र में बहुत जोरदार बारिश होती है। अगला है कि मेट्टूर परियोजना किस नदी पर है? तो मेट्टूर परियोजना दोस्तों कावेरी नदी पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। कावेरी नदी के टोटल लंबाई 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर, और ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु में बहती है। यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलकर दक्षिण पूर्व से होकर बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और कावेरी की सहायक नदियाँ सिमसा है, हिमावती है और भवानी है। सिमसा, हिमावती और भवानी। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ देखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक के क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना ही हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, सीएसओ। अब देखिए सीएसओ भारत में राष्ट्रीय सीएसओ द्वारा की जाती है। तो इसको अब मिलाकर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण ये बन गया है एनएसएसओ। इसको दोनों का मिलाकर विलय करके सीएसओ और एनएसएसओ को विलय कर ये बनाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है?
आर्थिक समृद्धि अर्थशास्त्र में मात्रात्मक परिवर्तनों की प्रदर्शित करती है। कल हमने मात्रात्मक और गुणात्मक हमने आरबीआई का देखा था, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं अर्थशास्त्र के बारे में। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन को भी प्रदर्शित करती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें 1 और 2 दोनों सही है। आर्थिक समृद्धि अर्थशास्त्र में केवल मात्रात्मक होती है और आर्थिक विकास जो होती है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। अगला है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, यानी IMF, ठीक है। IMF के द्वारा यह जारी किया जाता है। कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लैक रेवोल्यूशन दोस्तों हमारा कोयला और कोयला बोले पेट्रोलियम उत्पादन से, ठीक है। यहाँ देखिए पीली क्रांति तिलहन, भूरी उर्वरक, क्योंकि आप खाद देखिएगा जो पोटास खाद होती है वह भूरा भूरा होता है, तो भूरी क्रांति। टमाटर एवं मांस दोनों लाल लाल होता है, तो लाल क्रांति या श्वेत क्रांति दुग्ध। जुक्कू घाटी किस राज्य में है? तो जुक्कू घाटी दोस्तों हमारा पड़ेगा नागालैंड में। जुक्कू घाटी नागालैंड में, ठीक है। जुक्कू घाटी नागालैंड में। इसकी खासियत क्या है? यह घाटी जून एवं सितंबर माह में जंगली फूलों से ढकी रहती है। अगला है कि ताती पाका तेल परिशोधशाला किस राज्य में है? कौन सा ताती पाका? तो यह ताती पाका दोस्तों पूर्वोत्तर वाला में हो जाएगा, यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ताती पाका तेल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यानी परिशोधनशाला यह आंध्र प्रदेश में है। देखिए वो एक अगला है कि बोगाई गांव तेल पर परिशोधन संस्थान असम में। नुमालीगढ़ ये भी असम में, क्योंकि नुमाली वहीं पे एक क्षेत्र भी है। अगला है कि कोयली तेल यह गुजरात में और जामनगर गुजरात में, क्योंकि जामनगर अभी प्रसिद्ध भी हुआ था। अगला है कि राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधि की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिकतम पूछ रहा है दोस्तों, तो हमारा टोटल 250 होती है, लेकिन यह निर्वाचित पूछ रहा है तो 238, ठीक है, 238, जिसमें से 12 हमारा मनोनीत होता है, ठीक है। 238 12 मनोनीत होते हैं, कुल अभी 245 है, ठीक है। 238 में से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। अगला है कि यदि कोई विधानसभा लोकसभा के चुनाव में जीतता है, यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन के अवधि के अंदर अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उनकी लोकसभा सीट समाप्त कर दी जाएगी। तो कोई भी विधायक अगर जीतेगा दोस्तों तो इसमें मुख्यतः 14 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। कितने दिनों का? 14 दिनों का समय। लोकसभा के संविधान में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए केवल लोकसभा को ही है, ठीक है। यह अविश्वास प्रस्ताव है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्वास प्रस्ताव हमारा पक्ष के द्वारा लाया जाता है, यानी पक्ष के द्वारा हमारा पक्ष में जो है उसके द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होती है। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत होती है। लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 555 होती है। तो देखिए 555 आज तक आप पढ़े हैं? कहीं नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 552 होती है, बाकी सभी सही है, ठीक है, बाकी सभी सही है। आगे चलते हैं। टोटल देखिए हमने पढ़ा था कि 233 पर राज्यसभा में चुनाव होती है, अब 12 मनोनीत होकर 245 बन जाते हैं। इसी प्रकार लोकसभा की भी गिनती देख लीजिए। 530 राज्यों से आते हैं निर्वाचित, अब 20 संघ शासित और 2 एंग्लो को तो खत्म कर दिया गया है। वर्तमान में 545 है, 530 राज्यसभा से और 13 संघ शासित प्रदेश से, ठीक है, और 2 को हमारा हटा दिया गया है, अब यह कार्यरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल है? कार्यपालिका में जो कार्य करती है दोस्तों, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायाधीश, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इनमें से हमारा 4 शामिल है, लेकिन नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अलग से कार्य करती है। कार्यपालिका यानी विधायिका जो आप पढ़ते हैं, लेकिन महान्यायवादी दोस्तों इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इनका क्या होती है कि यह मंत्रिमंडल में भाग ले सकते हैं लेकिन मत नहीं देते हैं, ठीक है। तो यह कार्यपालिका का भाग होते हैं, एग्जीक्यूटिव का भाग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और अटॉर्नी जनरल। ध्यान रखिएगा जितने भी मंत्री होंगे सब,
और साथ में हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगले कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक क्या है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्यों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है? इसलिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति को चुनाव तो लोकसभा का राष्ट्रपति के जो चुनाव होती है लोकसभा का निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक है, लोकसभा और विधानसभाओं को। लेकिन जब इसके विधानसभा जब महाभियोग होता है तो वह भाग नहीं लेती है, इसलिए इसको अर्ध न्यायिक कहा जाता है कि आखिर जो चुनने में आ रहा है वह हटाने में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, याद रखना है, यही बस अंतर है कि चुनाव में आता है विधानसभा लेकिन हटाने में विधानसभा नहीं आता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि निम्न में से वह कौन सा है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और न ही संसद में बैठता है लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है। अभी हमने बताया था कौन है संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि वो भाग लेता है, ये हमारा राष्ट्रपति है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि संविधान का अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत के संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन राष्ट्रपति हमारा संसद का अंग होता है लेकिन यह हमारे बैठक संसद में न बैठते हैं लेकिन यह अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, अगला है कि 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों महासचिव पूछ रहा है, महासचिव अलग थे और अध्यक्ष दूसरा थे। तो महासचिव में हमारे दोस्तों हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और यह 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था। कब? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोग शामिल थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय सभी को मुंह पर होना चाहिए, जबान पर, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, यह बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पूर्णतः यह बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, 16 को। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, ध्यान दीजिएगा कि भगत सिंह के द्वारा पहले लाहौर में ये सैंडर्स की हत्या के समय जब इन्होंने बम फेंका था उस समय इन लोगों के द्वारा यह विख्यात हुआ था। ठीक है, अगला है कि लीडर समाचार पत्र किसका है। तो लीडर दोस्तों हमारा मदन मोहन मालवीय के द्वारा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी। तब पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना दोस्तों 1867 में हुआ था। ठीक है, इसके संस्थापक सदस्य थे MG रनाडे, एच चिंपू MGB जोशी। ठीक है, कौन थे? GB जोशी। अगले 1928 ईस्वी में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता कौन थे? तो देखिए यह 1928 वाला है, 1928 वाला ही जाके 1931 ईस्वी में जो संविधान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो मांग हुआ था, इसमें हमारा अध्यक्ष थे तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू ही बाद में जाकर 1931 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि यह नहीं देख पाते हैं। निम्नलिखित में किसने 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किया था? तो अभिनव भारत BD सावरकर था। आगे चलते हैं, अगले हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा मोहरों में कौन सी कलाकृति नहीं मिलती है। तो कलाकृति में दोस्तों हमारा गाय नहीं मिलता है, इसके अलावा आपको शेर भी ऑप्शन में आता है। ठीक है, तो गाय का चित्र नहीं है। आगे चलते, बौद्ध धर्म में जैन धर्म किस विषय पर समानता नहीं है। तो देखिए बौद्ध धर्म में जैन धर्म में कुछ बातों पर समानता है, कुछ बातों पर समानता नहीं है। तो यहाँ पे आत्मा पर समानता नहीं है। इसमें देखिए कहा जाता है कि एक में हमारा निर्वाण की प्राप्ति को बहुमूल अंग दिया गया और एक में हमारा कर्म के सिद्धांत को बताया गया। तो बौद्ध धर्म में जैन धर्म में कर्म, मोक्ष एवं पुनर्जन्म के विषय पर समानता है, आत्मा के विषय में दोनों में समानता नहीं है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करते थे जबकि बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था लेकिन जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। इसी से कहा जाता है कि जैन धर्म के द्वारा
जब महावीर जी की मृत्यु होती है तो यह भूखे प्यासे रहकर यानी आत्मा को तड़पाते हैं तब मृत्यु होती है, लेकिन बौद्ध धर्म में यह बात नहीं कहा गया है। इसमें मुख्यतः कहा गया था कि मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो सबसे पहले कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कौन धातु, तो सब आप लोग जानते हो कि तांबा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है, तो सोना के लिए। हिरण्य शब्द सोना के लिए। आगे निम्नलिखित में से किस जहांगीर ने इंग्लिश खाक उपाधि दी गई थी, तो इंग्लिश खाक उपाधि दोस्तों हॉकिंस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हॉकिंस को। हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था और पहली बार यह औरंगजेब से मिला था। अगला है कि निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान करें। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने हुनों को पराजित किया था। गुप्त शासक कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का बात हो रहा है। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने शकों को पराजित किया था। तो देखिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या है दोस्तों, अपोजिट है, ठीक है, दोनों गलत है। यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वह शकों को पराजित किए थे तथा स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। आगे चलते हैं। एरन अभिलेख आप देखिएगा इसी में है। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है, हमने पहले भी देख लिया था। संयुक्त बैठक हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और संयुक्त अधिवेशन का अनुच्छेद 108 में किया गया है और इसकी अध्यक्षता 118 में किया गया है। क्या अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया गया जाएगा अनुच्छेद 118 के तहत। निकट दोषी दोस्त माइपिया भी कहते हैं। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी क्षमता क्या होती है, इसकी क्षमता दोस्तों ऋणात्मक होती है। क्योंकि ऋणात्मक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह क्षमता निकट की हमारा क्षमता घट जाता है, तभी तो हम निकट की भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, यानी क्षमता घट जाता है, ठीक है, तो इसमें ऋणात्मक हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग दिश धारा से एसी में परिवर्तित किया जाता है, तो देखिए डीसी टू एसी है, तो डीसी टू एसी में दोस्तों हमारा हो जाएगा, ये हमारा होते हैं इन्वर्टर। क्या होता है, इन्वर्टर। और डीसी एसी यहाँ पे देखिए ये डीसी टू एसी में हमारा इन्वर्टर होती है, यानी डायरेक्ट करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग में इन्वर्टर के द्वारा बदलते हैं। क्योंकि बैटरी से दूसरा हमारा डायरेक्ट करंट मिलता है तो बैटरी में हम लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं। लेकिन हमारा यहाँ बात बोल रहा है कि डीसी को एसी में बदलने के लिए हम लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है, तो किसी राशि का कोई मात्रक नहीं है दोस्तों, तो आपेक्षिक घनत्व का होता है, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है और साथ में विकृति का भी कोई मात्रक नहीं है। अगला है कि किसी उपग्रह की कक्षीय काल किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किसी ग्रह के उपकक्षीय चाल दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है, यहाँ पूछ रहा है कि निम्न जो क्या करता है, तो देखिए ये इसमें बोल रहा है कि विद्युत पावर बढ़ाता है। अगला है कि वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज कम करता है, करंट एंड वोल्टेज को मापता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों हमारा, यह वोल्टेज बढ़ाता भी है और वोल्टेज को घटाता भी है, ठीक है, यानी बढ़ाने घटाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। वे तत्व कौन सा है जो कमरे के ताप और मानव दाब पर तरल होते हैं, तो आप लोग पता है कि यह तत्व तो पूछ रहा है, न ही धातु न ही अधातु, तो इसमें दोनों हो जाएगा, ब्रोमीन एवं पारा। क्योंकि अगर धातु पूछता दोस्तों तो हम लोग पारा मारते हैं, अधातु पूछता तो ब्रोमीन लगाते। इस तत्व पूछ रहा है इसलिए दोनों हो जाएगा। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो अम्लीय वर्षा के दोस्तों SO2 और NO2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारा सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के निम्नलिखित पॉलीमरों में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे दोस्तों पॉलीविनाइल, ये है पॉलीएथिलीन, ठीक है, क्या होते हैं पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन का प्रयोग हमारा बुलेट प्रूफ बनाने के लिए किया जाता है। अगला है कि खासरा निम्न में से किसके कारण होती है, तो दोस्तों खासरा अभी हमने देखा था जीवाणु के कारण ना होकर वायरस के कारण होती है, ठीक है।
आगे चलते हैं खसरा विषाणु से होने वाला चिकनगुनिया, रूबेला, चेचक, एड्स, इबोला और कोविड-19 भी हम लोग वायरस ही देखे थे। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ से? तो ये आप लोग मुख से जानते हैं, मुख गुहा से, मुख से ही हमारा शुरुआत होती है। बदलते पर्यावरणीय परिस्थिति में जानवरों के निम्नलिखित समूह में कौन सा निरंतर शरीर के तापमान बनाए रखता है? तो देखिए शरीर का तापमान जो हमने कल पढ़ा था ना, पक्षी, यह समतापी होती है, हर जगह अपना समान रखती है, ठीक है। इसके अलावा मछली, उभयचर और शरीर ठंडे शीत रक्त जीव होते हैं, ठीक है। मछली, उभयचर और सरीसृप, ठीक है। आगे चलते हम लोग, एक को दो से मिलाना है। यहाँ बोल रहे कि अग्नाशय के क्या है, पिट्यूटरी की क्या खासियत है, अधिवृक्क की क्या है और गुर्दे की क्या है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मुख्यतः जब देखेंगे कि हार्मोन ग्रंथि और हार्मोन है, ठीक है। जैसे कि हम लोग विटामिन डी का मुख्यतः क्या देखते हैं कि विटामिन डी जो होती है दोस्तों अग्नाशय ग्लूकागॉन, हम लोग ग्लूकागॉन अग्नाशय में अल्फा, बीटा, गामा, गामा में हम लोग ग्लूकागॉन पढ़ते हैं। अल्फा से क्या निकलता है, बीटा से क्या निकलता है, गामा से ग्लूकागॉन। पिट्यूटरी किसके लिए होती है? थायराइड का उत्तेजन हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों अधिवृक्क, अधिवृक्क होती है कार्टिसोल और गुर्दे के लिए दोस्तों हमारा विटामिन डी होता है, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान सामान्य रूप से होते हैं तो सभी को पता है 7.4, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होते हैं। 1857 के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, लेकिन इनको दबाने वाला अंग्रेज कौन थे? तो देखिए बेगम हजरत महल जो थी यह हमारा, आप देखिएगा कि अपने पति के पराजय के बाद में यह अपना लखनऊ से नेतृत्व की थी, ठीक है। तब लखनऊ से नेतृत्व जब की तो लखनऊ में जो हमारा आए थे कैंपबेल आए थे, ठीक है। यानी दबाने के लिए कौन आए थे? कैंपबेल। और इलाहाबाद में मेजर नील थे और हडसन एम निकोलसन जो थे दोस्तों, यह मुख्यतः आपको दिल्ली के क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना मुख्यतः इसका उद्देश्य था, जो 1927 में गठित हुआ था और यही भारत में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया? तो भारतीय तिरंगे को दोस्तों सर्वप्रथम बोल रहा है कि किसके द्वारा फहराया गया? तो ये हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को 12 बजे रात में रावी नदी के तट पर लाहौर में पहली बार फहराया था, ठीक है। आगे चलते हैं कि गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रावधानतः किसके लिए किया था? तो देखिए रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक जो अधिनिर्णय के कारण लाया गया था, ठीक है। इसी में कहा जाता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 ईस्वी में पूछता भी है, जिसको हम लोग अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, ठीक है। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को जो आया था, यही बाद में जाकर हमारे भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट भी होगा, ठीक है। अगले एक ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का है? तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है। 9वें मंडल में देवता सोम। निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रथम बौद्ध समिति के अध्यक्ष जो थे दोस्तों हमारा महाकश्यप थे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रथम बौद्ध समिति हमारा राजगीर में हुआ था और यह अजात शत्रु उस समय भारत के शासन काल में थे, यानी उस समय राजा थे। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो देखिए अदीना मस्जिद का निर्माण दोस्तों हमारा सुल्तान सिकंदर के द्वारा कराया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, यह बंगाल में है। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक के दरबारी था? तो देखिए अबुल हसन जो था हमारा जहांगीर के समय में था। अबुल हसन जो हमारा था जहांगीर के समय में था और साथ में हमारा बिस्नदा भी था और मनोहर दास भी था, ठीक है। याद रखिएगा बिस्नदा और मनोहर दास। आगे चलते हैं, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टी शब्द दोस्तों हमारा आ जाता है गोल्फ से, ठीक है। टी शब्द गोल्फ से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो देखिए कल भी हमने बताया था बीरू राज दुबे, तो दुबे यानी दुर्गापुर हमारा हो जाएगा ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, भीरू यानी भिलाई रूस, ठीक है।
बीरू बोकारो भी रूस, राज जर्मनी, राउरकेला जर्मनी, और दुबे से हमारा ब्रिटेन, दुर्गापुर ब्रिटेन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए धौलावीरा कच्छ के रण में, कालीबंगा लूनी नदी, राखी गढ़ी घग्गर रोपड़ सतलज। तो देखिए काली नदी हमारा जो होती है लूनी नदी नहीं है, याद रखिएगा। कालीबंगा दोस्तों हमारा घग्गर नदी के किनारे है, ये तो सभी को पता हो गया होगा, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा। आगे चलते किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन है। तो देखिए सभी आश्रम व्यवस्था का थी हमारा जावलो उपनिषद में। देखिए उपनिषद हमारे देखेंगे हम लोग कि 108 हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा जावलो उपनिषद, जावलो उपनिषद में सभी 4 आश्रम का व्यवस्था है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास विवरण मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? सत्य की ही जीत होती है, यह आदर्श इसका राष्ट्रीय वाक्य है। कौन सा? सत्यमेव जयते का। ठीक है, सत्यमेव जयते दोस्तों हमारा मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। और 4 आश्रमों का जिक्र किया है जावलो उपनिषद में। ठीक है, जावलो उपनिषद में क्या है? 4 हमारा आश्रम। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? तो सभी को पता होना चाहिए, इसमें ना दिलीप सिंह ना होकर हो जाएगा हमारा मेरे भाई खड़क सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा? खड़क सिंह। अगला है कि ये होल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो होल अभिलेख हमारा पुलकेशिन द्वितीय का है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। यह चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा यह अभिलेख हर्षवर्धन की पराजय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जो हमारा नर्मदा नदी के तट वाला देखेंगे। अगला है कि बल्भाचार प्रवर्तक है, बल्भाचार किसका प्रवर्तक थे? तो देखिए हम लोग दैतावाद, अदैतावाद, शुद्ध दैतावाद ये पढ़ते हैं। तो अदैतावाद के हमारा शंकराचार्य थे। ठीक है, उसके बाद दैतावाद है, दैतवाद थे। लेकिन शुद्ध दैतावाद के दोस्तों हमारा हो जाएगा बल्भाचार्य। तो अदैतावाद शंकराचार्य और शुद्ध दैतावाद के हमारा हो जाएगा बल्भाचार्य। ठीक है, यहाँ देख लीजिए दैतवाद का हमारा मध्वाचार्य हो जाएगा, और दैतवाद के बाद निम्बकाचार्य हो जाएंगे, और विशिष्ट दैतवाद के बाद रामानुजाचार्य है। ठीक है, अगले कि मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और अपनी पुत्री बीबी भानु को कुछ जमीन दान में दी? तो देखिए ये हो जाएंगे हमारा अमरदास। अमरदास से जाकर मिलते हैं और उनको 500 बीघा दान में देते हैं। ठीक है, अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में देता है। ठीक है, उन्हीं की पुत्री थी, इन्हीं से शादी होता है बीबी भानु को रामदास। अगला है कि पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व कौन थे? तो पाइका विद्रोह दोस्तों हमारे इसमें आ जाएगा बक्सी जगबंधु। बक्सी जगबंधु 1817 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए बगलिहार परियोजना किस पे है? उकाई परियोजना दोस्तों हमारा उग जाते हैं ताप के कारण, ज़्यादा ताप रहता है लोग तो उबाऊ हो जाता है, हम लोग उकाई हो जाते हैं, उल्टी उकाई नहीं होता, इसे जोड़कर तो ताप्ती नदी। तुलबुल परियोजना दोस्तों हमारा चिनाब नदी, बगलिहार झेलम नदी, और हमारा जायकावाड़ी गोदावरी नदी। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बगलिहार, चिनाब, उकाई, ताप्ती, तुलबुल, झेलम और जायकावाड़ी गोदावरी। प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय में दोस्तों राष्ट्रीय आय के बट्टा में टोटल जनसंख्या को जब हम कर देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। अभी बिहार की जस्ट प्रति व्यक्ति आय बढ़ा भी था। अगला है कि दिन रात जिस कारण होती है वो है, दिन रात जो होती है दोस्तों यह दिन रात होने के कारण होती है, यानी पृथ्वी की जो होती है वह परिक्रमण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन परिभ्रमण होती है, यानी परिभ्रमण के कारण दिन रात होती है और परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन है। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस पहाड़ी पर है? तो अनाईमुडी दोस्तों हमारा अन्ना मलाई पहाड़ी पर है, 2696 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। इसके अलावा हमने कल पढ़ा था नीलगिरी के सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ठीक है, 2636 के किलोमीटर के लगभग में है, और 2696 अन्नामलाई जो कि अनाईमुडी उसका सबसे ऊंची चोटी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है।
अगले कि मेघालय को पठार को 3 भागों में बांटा गया, गारो, खासी, जयंती। इस किसके आधार पर बांटा गया? तो देखिए वहाँ पे जनजाति के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया वहाँ पे जनजाति है और जनजाति के होने के कारण ही उस पहाड़ी का नाम उसी जनजाति के नाम पर रखा गया है। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं? तो अलग अलग इसका अन्य नाम है, ठीक है। तो यह पश्चिम बंगाल में दोस्तों हम लोग काल बैसाखी कहते हैं, आम्र वर्षा हम लोग कहते हैं केरल में, और कॉफी वर्षा दोस्तों हम लोग कर्नाटक में कहते हैं, और नार्वेस्टर हम लोग पूर्वोत्तर में कहते हैं। नार्वेस्टर कहाँ कहते हैं हम लोग? पूर्वोत्तर में कहते हैं, भारत के पूर्वी क्षेत्र में पूर्वोत्तर में कहते हैं। आम्र वर्षा केरल के क्षेत्र में कहते हैं। केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जानते हैं? तो केरल से लगे तटीय भाग को मलाबार तट कहते हैं, और कोरोमंडल तट दोस्तों हम लोग तमिलनाडु के क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। तमिलनाडु के क्षेत्र को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। गुजरात से गोवा वाले तट को कोंकण तट, और गोवा से मंगोल वाले तट को केनरा तट, ठीक है। यानी कोंकण, तब केनरा, तब मलाबार, और मलाबार के जस्ट इधर आ जाइएगा तो हमारा आ जाता है कोरोमंडल, ठीक है। कोरोमंडल देखिए यहाँ देखा गया है, हमारे सबसे पहले होता है कोंकण, फिर उसके बाद में होता है हमारा केनरा, उसके बाद में मलाबार, उसके बाद में हमारे इधर आ जाता है कौन सा? ये कोरोमंडल तट। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति, बादाम के जैसे कौन होता है दोस्तों? तो मसाला। मसाला आप देखिएगा तो बादाम के जैसा ही कलर दिखाएगा, उसके छिलका के जैसा ही मसाला का कलर होता है। 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार आज भी अब सबसे ज़्यादा है, 1106। आगे चलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर दोस्तों हमारा हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, 2007 से यह काम कर रहा है। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो यानी हमारा सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बजट हमारा पारित होना सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए लोकसभा में। अगला है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तब मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए? इसमें हो जाएगा दोस्तों 2/3। 2/3 हमारा अखिल भारतीय जो अनुच्छेद 312 में उल्लेख किया गया है, जिसका गठन राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में गणपूर्ति एवं कोरम कुल सदस्य का 1/10 होती है, ठीक है। कोरम 1/10 होती है, जिसमें 55 सदस्य टोटल होना चाहिए। 55 हमारा टोटल लोकसभा में, राज्यसभा में 25। संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की कार्रवाई लोकसभा के प्रक्रिया के नियम की तरह संचालित होती है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए भी संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। संयुक्त वादन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष में लोकसभा को उपस्थित करते, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा सी गलत होगा, क्योंकि हमारा धन विधेयक के समय में संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और संविधान संशोधन जो हमारा है वह नहीं होता है। अगला है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। यानी CAG राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं राष्ट्रपति। इनके उपरांत संसद के किस समिति के द्वारा इसकी जांच की जाती है? तो जो जांच होती है दोस्तों लोक लेखा समिति के द्वारा इसकी जांच की जाती है कि यह नियंत्रण ने महालेखा परीक्षण कैसा किया। क्योंकि नियंत्रण ने महाल परीक्षण दोस्तों यह हमारा स्तरीय स्तर पर कार्य करता है, जैसे कि भले हमारा क्षेत्रीय मान लीजिए कि राज्य स्तर पर काम करता है। ये सारा हमारा जितना ऑडिटर लोग आते हैं इसी क्षेत्र में आते हैं, और यह जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति दोनों पटल पर रखवाते हैं, तब इसकी जांच हमारा लोक लेखा समिति करता है, ठीक है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 गो हमारा लोकसभा और 7 गो राज्यसभा। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए भारित व्यय बोल रहा है दोस्तों, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता। उच्च न्यायालयों के वेतन एवं भत्ता हमारा भारित व्यय में नहीं आता है, संचित निधि में इन लोगों का अलग से दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलग है कि किसी राज्य के विधान परिषद की मतलब उच्च न्यायालय है, यानी यह राज्य द्वारा दिया जाता है, ठीक है। मतलब यह भारत की संचित निधि पर डिपेंड नहीं करता है।
यह राज्य स्तरीय है तो राज्य के द्वारा दिया जाता है। किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्य संख्या से अधिक नहीं हो सकती 1/3 से, ठीक है, यानी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी। कल भी यह क्वेश्चन आया था, जो कि हमारा कल के क्वेश्चन हमने देखा था कि अपवाद में कौन चल रहा था, हमारा जम्मू कश्मीर, लेकिन वो तो टूट गया। आगे निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। डोब्रेनर का त्रिक नियम बिल्कुल सही, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम बिल्कुल सही, मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी ये भी सही है। हाइजेनबर्ग का अपवर्जन नियम, दोस्तों हाइजेनबर्ग का अपवर्जन नियम ना होकर पाउली का अपवर्जन नियम था। किसका था? पाउली का। और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता नियम था, ठीक है। निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है? फ्यूज को सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये तो पहले ही गलत हो गया। विद्युत पुरुष समानता तांबा एवं टिन के मिश्र धातु होते हैं, तांबा एवं टिन के मिश्र धातु होते हैं। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा? तो तांबा एवं टिन के मिश्र धातु होते हैं, यह गलत है, क्योंकि इसमें टिन एवं सीसा होता है। तो पहले तो समांतर क्रम में न जोड़कर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और यह टिन एवं सीसा का मिश्र धातु होती है, न कि तांबा इसमें नहीं रहता है। AB रक्त समूह में क्या होती है? यानी AB में क्या होती है? इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और O में कोई एंटीजन नहीं होता है, याद रखिएगा। O में कोई एंटीजन नहीं और AB में कोई एंटीबॉडी नहीं। प्रेम से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, क्योंकि ये बोल रहा है कि प्रेम से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, क्योंकि प्रिज्म की सतह से जब जाती है तो इसमें विचरण की घटना होती है, जिसमें यह 7 रंगों में बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। उत्प्लावन बल निर्भर करती है, तो उत्प्लावन बल दोस्तों विस्थापित द्रव के भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। उत्प्लावन आर्किमिडीज के सिद्धांत में, जिसमें हम लोग कहते हैं कि जब उसको पानी के अंदर रखते हैं तो हल्का लगता है, जस्ट ऊपर आता है तो भारी होने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होती है? सभी को पता है हाइड्रोजन सभी अम्ल में होती है, जैसे कि अम्ल में HCl हो गया, H2SO4 हो गया, सब में आपका रहेगा। HNO3 हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से होती है? ये तो हम लोग देख लिए हैं हाइड्रोजन में। किसी पदार्थ का उपचयन होती है यदि उसमें, उपचयन बोल रही है दोस्तों, उपचयन और अपचयन दो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो उपचयन में दोस्तों ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और साथ साथ हमारा हाइड्रोजन की कमी होती है। उपचयन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ता है, अपचयन में जिसमें से हमारा ऑक्सीजन हटता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है। और साथ में यहाँ लिख रहा है कि विपरीत पदार्थ उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का वृद्धि होती है। अपचयन में ह्रास और उपचयन में वृद्धि। अब यहाँ देखते हैं, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त में कौन सा तत्व सहायक होती है? तो सबको पता है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बोसाइट। अगला चलते, निम्नलिखित में से किस एक की समान बीमा नहीं है? तो देखिए समान बीमा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की होती है। फोकस दूरी एवं ऊंचाई, गुरुत्वीय बल एवं संघर्ष पर, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व का जो हम लोग देखेंगे समान नहीं होती है। विशिष्ट घनत्व का हमारा दोस्तों होती है कि कोई नहीं होते, जिसको हम लोग आपेक्षिक घनत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसका समान नहीं होता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो इसमें हमारा जो दोस्तों है इंसुलिन, हमारा हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन हमारे बॉडी में लाभदायक होती है, तो इंसुलिन अलग चीज़ है। इसमें साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन, इसके अलावा ऑक्सीन एम जिब्रेलिन, इसके अलावा इथाइलिन एम एब्सिसिक अम्ल घटाता है, तो यह पादप हार्मोन है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मोमबत्ती का जलना है। मोमबत्ती का जलना दोस्तों कहा जाता है कि रासायनिक एवं भौतिक दोनों परिवर्तन होता है, ठीक है। ऊपर में हमारा केमिकल होता है और नीचे जब हमारे नीचे जाने लगता है और वह पिघलकर जब नीचे एकत्रित हो जाता है तो उसको हम उठाकर पुनः मोमबत्ती बना सकते हैं, इसीलिए वह भौतिक परिवर्तन होती है। कुछ उससे उसकी जल जाती है, लेकिन उसमें रासायनिक और भौतिक दोनों होती है।
निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए यूकैरियोटिक मुख्यतः हमारा मानव में जो होता है यानी जंतुओं में जो होती है, तो इसमें केंद्रक अनुपस्थित होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनुष्य में केंद्रक उपस्थित होते हैं, इसलिए यह गलत है, क्योंकि जंतुओं से मुख्यतः यह संबंधित होती है। अगला एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार का सही मात्रक जूल है, शक्ति का सही मात्रक वाट है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है। उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है? तो केवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन रुधिर में कार्य नहीं है? रुधिर के कार्य नहीं है। ऑक्सीजन का परिवहन बिल्कुल सही, भोजन पदार्थों का परिवहन, जल संतुलन एवं हार्मोन का परिवर्तन। तो देखिए हार्मोन से इसका रिलेशन अच्छे से है, क्योंकि जब आप देखिएगा हार्मोन में रुधिर का उचित कार्य होते हैं, लेकिन जल के संतुलन में रुधिर का कोई कार्य नहीं है। जल को हम लोग अपना खुद लेते हैं संतुलन बॉडी को बनाने के लिए। अगला है कि ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ब्रोंकाइटिस रोग दोस्तों हमारा शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करती है। ठीक है, किसको प्रभावित करती है? किसकी रचना है? तो देखिए नाट्य शास्त्र रचना जो हो जाएगी दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की गर्म और अस्थायी जलधारा है? तो देखिए महासागरों की गर्म और ठंडी जलधारा को पढ़ते हैं, तो इसमें गर्म एवं अस्थायी जलधारा बोल रहा है। तो एक वेनेजुएला, मोजाम्बिक और हमारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये सभी हमारा वहाँ की हिंद महासागर की एकमात्र जो जलधारा आपको पढ़ना है ठंडी जलधारा में, वह होती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई की जलधारा। ये एकमात्र ठंडी जलधारा है, बाकी जितनी है वह हमारा गर्म है, जैसे कि दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा। इसके अलावा आपको यहाँ हो जाएगा अग्लुहास की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा। ठीक है, ये सब हमारा गर्म है। सुसीमा की जलधारा दोस्तों प्रशांत महासागर के क्षेत्र में होती है। ठीक है, अगले कि दक्षिण आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? तो देखिए दक्षिणी आल्प्स पर्वत दोस्तों ये हमारा न्यूजीलैंड के क्षेत्र में। तो देखिए एगो आल्प्स हम लोग पढ़ते हैं, एक दक्षिणी आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स हमारा न्यूजीलैंड में हो जाता है, और एक आल्प्स जो होती है यह मध्य यूरोप में होती है। याद रखिएगा, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखाता है? तो देखिए वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष बोल रहा है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 281। ठीक है, लेकिन वित्त आयोग का गठन पूछता तो वह अनुच्छेद 280 होता है। ठीक है, लेकिन जो सिफारिश है उसको राष्ट्रपति के द्वारा रखवाना अनुच्छेद 281 संसद के समक्ष। आगे है हमारा कि राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रीय आपात संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकार निलंबित कर दी जाती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य की विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहता है। तो 6 माह तक बिल्कुल सही है, 352 के तहत है, और संसद के अनुमोदित होने के 1 माह के भीतर होना चाहिए। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है, यह हमारा गलत कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने होने चाहिए? तो देखिए ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा का सदस्य 18 वर्ष होता है। ठीक है, और इसी में से हमको ग्राम पंचायत चुना जाता है। ठीक है, ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष जो होते हैं, जो मतदाता में आ जाते हैं, यानी मतदान करने के लिए जिनका उम्र होती है उसको हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता? तो अवसर की समानता अनुच्छेद 16। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित है? तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते अनुच्छेद 39 के घ में है। ठीक, अगला है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय शामिल नहीं है वह उनमें से जो हो जाएगा दोस्तों हमारा जन स्वास्थ्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? जन स्वास्थ्य। लेकिन शिक्षा, वन, परिवार नियोजन
ये हमारा दोस्तों समवर्ती सूची में था, ठीक है। इसके अलावा हमारा फॉरेस्ट का जो जंगल के हम लोग ये बचाने का कार्य भी उसमें ही था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में स्कूल कितने सीटों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों का आरक्षित है, ठीक है। किसके लिए पूछ रहा है? हमारा लोकसभा में पूछ रहा है एसी और एसटी के लिए। तो टोटल मिलाकर हमारा 131 हो जाता है। जब जोड़िएगा तो 84 हमारा होता है दोस्तों एसी के लिए, ठीक है, और 47 एसटी के लिए। जब जोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा 131। 84 एसटी और 47 एसी, 84 एसटी, 47 हमारा एसटी में आता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होती है? अदृश्य निर्यात का मतलब होती है सेवाओं का निर्यात, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। जैसे कि सेवा आप कीजिएगा तो सेवाओं को जब हम निर्यात करते हैं, यह अदृश्य निर्यात के अंतर्गत आता है। आगे है कि गिल्ड एंड मार्केट निम्न में से किसके व्यापार से संबंधित है? तो गिल्ड एंड मार्केट दोस्तों सरकारी प्रतिभूति से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो तब बोल रहा है कि रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होती है? तब मुद्रा प्रसार में दोस्तों कमी आती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मुद्रा प्रसार में कमी आती है, मुद्रा का प्रसार रुक जाता है। निम्नलिखित में किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो देखिए यह बांग्लादेश से अभी हम लोग ने पढ़ा था म्यांमार का। तो बांग्लादेश से दोस्तों हमारा मेघालय जुड़ता है, त्रिपुरा जुड़ता है, असम जुड़ता है, और मिजोरम का क्षेत्र जो होता है दोस्तों ये हमारा इससे जुड़ता है। तो इसमें 5 होती है। कौन कौन? एक जोड़ लीजिए इसमें पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। गोंडवाना क्रम हमारा मुख्यतः कोयला के लिए, ठीक है। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण में सजाए। तो देखिए यह घास के मैदान है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है घास के मैदान। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों लानोस जो कि वेनेजुएला में है। उसके बाद में हमारा सेल्वास जो कि अमेजन बेसिन में है, कंपोस ब्राजील में होती है, पंपास अर्जेंटीना में है। ये हमारा उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे आना है। तो वेनेजुएला हमारा ऊपर पड़ता है, फिर उसके बाद अमेजन बेसिन बीच बीच में पड़ता है, और ब्राज़ील यहाँ सबसे बड़ा है दक्षिण अमेरिका का देश, और उसके बाद नीचे यहाँ पे आता है पंपास अर्जेंटीना में। यानी पता होना चाहिए कि कौन किस राज्य में है और साथ में लोकेशन पता होना चाहिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य कहाँ है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारा महाराष्ट्र में है, ठीक है। अभयारण्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य महाराष्ट्र के सोलापुर में है, ठीक है। अब जवाहर नेहरू बस्टर्ड अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी के लिए अभयारण्य है, ठीक है। कौन सा? ये। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही है? तो देखिए इसमें हम लोग मीरी, अबोर, मिसमी जो हम लोग पढ़ते हैं यह किस में है? यह असम और अरुणाचल प्रदेश के में है। तो यह पूरब से पश्चिम के लिए है, यानी आपको इधर से इस साइड आना है, ठीक है। इधर से इधर नहीं जाता है, ठीक है। तो हम लोग मीरी, अबोर, मिसमी हम लोग इधर से पूरब से पश्चिम वाला अक्सर पढ़ते हैं। तो देखिए मिसमी, अबोर और मीरी यह हमारा हो जाएगा पूरब से पश्चिम की ओर, यानी ऐसे चल रहा है, ठीक है। और वही हमारा अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है। और एक हमारा तट पर भी पढ़े थे। पालघर धारा किन दो राज्यों के बीच है? थाल, भोर, पाल। तो पाल हमारा नीचे चल जाता है, उसके बाद में सेनकोटा आता है। हमने कल के भी वीडियो में देखा था, पहले थाल होता है, तब भोर होता है, तब पाल होता है, तब सेनकोटा होती है। तब भोर हो जाएगा दोस्तों हमारा केरल और तमिलनाडु के बीच। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यह पालघर धारा नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। गांधार एवं मथुराशाला का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो गांधार एवं मथुराशाला कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो कि हमारा इसी का गांधार जो हमारा हिंदी और पश्चिमी सभ्यता का मिश्रण था, और ये दोनों का विकास मुख्यतः कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र जनपद जो कि अस्मक है, जो हम लोग पोटल या पोतन कहते हैं, इसकी राजधानी थी। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित यही चीज़ है
गोदावरी नदी के तट पर है। अगला है कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का 1336 में किए थे, ठीक है, जिसकी राजधानी हम्पी थी, ठीक है, जिसकी राजधानी हम्पी, और यह तुंगभद्रा नदी कर्नाटक के क्षेत्र में था। निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े नहीं थे? तो जस्टिस आंदोलन से दोस्तों 3 व्यक्ति जुड़े थे, जो नहीं जुड़े थे और ईबी रामास्वामी नैयर थे, ठीक है। जस्टिस आंदोलन एक जातीय आंदोलन थी। इसकी शुरुआत मद्रास में 1915 से 16 के बीच हुआ था। इसमें जो थे वह शामिल थे CN मुदलियार, TM नायर और त्यागराज चेट्टी, ठीक है। यह स्वामी नायर सम्मिलित नहीं थे। 1937 ईस्वी में संपन्न प्रांतीय चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो जो कांग्रेस की सरकार मुख्यतः नहीं बनी थी दोस्तों, सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात हुआ था, बंगाल के क्षेत्र में नहीं बना था, ठीक है। याद रखना 1937 के चुनाव में कांग्रेस 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत था। कहाँ कहाँ? मद्रास में, संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत में, बिहार में, उड़ीसा में, ठीक है। लेकिन हमारा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई। यानी आप समझ रहे हैं बंगाल पर किसका आधिपत्य होता है? वह मुस्लिम लीग का आधिपत्य होता है। इसके अलावा पंजाब में मुस्लिम लीग एवं यूनिस्ट पार्टी के संयुक्त सरकार बनती है, ठीक है। आगे चलते हैं। किसने निष्क्रिय विरोध को सिद्धांत दिया था? तो ये सभी को पता है, अरविंद घोष ने 1905 ईस्वी में इन्होंने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया था। आगे देता था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ सामंता सरकार की स्थापना नहीं हुई थी? तो सतारा में हुआ था, बलिया में हुआ था, तामलुक में हुआ था, लेकिन गोरखपुर में नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा दोस्तों हमारा सतारा का सबसे ज़्यादा दिन तक चलता है। तामलुक हमारा मिदनापुर बंगाल में है और बलिया उत्तर प्रदेश में है। भारत में मोहम्मद गोरी की पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो भारत में मोहम्मद गोरी का सबसे पहले जो पराजित किया था भीम द्वितीय ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भीम द्वितीय। 1178 से 79 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात के राजा अहिलवार पर आक्रमण किया, ठीक है, राजधानी अहिलवार पर। उस समय गुजरात के चालुक वंशीय शासक भीम द्वितीय था, जिसको हम लोग मूल राज द्वितीय भी अन्य नाम जानते हैं। मोहम्मद गोरी को इन्होंने पहली बार पराजित किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोपी किनको फांसी दी गई थी? कि आरोप में किनको फांसी दी गई थी? तो देखिए कुछ व्यक्तियों को फांसी दिया गया था, किसी को मृत्यु मतलब जीवन कारावास दिया गया था। तो इसमें खुदीराम बोस थे, इनको सबसे कम उम्र 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और साथ में प्रफुल्ल चाकी जो थे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे, जिसके कारण इनको फांसी दिया गया था और प्रफुल्ल चाकी को गोली से मार दिया गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था? तो देखिए रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी दोस्तों दक्षिण में चल जाता है, मद्रास में। महलवाड़ी हमारा गांव से लिया जाता है, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में लगता है, गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र में, और अस्थाई बंगाल बिहार के क्षेत्र में लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। भगत जवाहरलाल ने किस विद्रोह एवं आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो अहोम विद्रोह नहीं, कुक्का विद्रोह का नेतृत्व भगत जवाहरलाल ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। भगत जवाहरलाल ने किसका नेतृत्व किया था? कुक्का। एक कुक्की जनजाति होती है, एक कुक्का जनजाति दोस्तों पंजाब में और कुक्की त्रिपुरा में। निम्न में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो धन के निष्कासन सिद्धांत में सर सैयद अहमद खाजे थे, वह विश्वास नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी के दांडी मार्च के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए यह दांडी मार्च दोस्तों 1932 में आए थे। तो इस समय जो थे हमारा इरविन थे। 1932 के समय गांधी इरविन समझौता जो हम लोग बाद में देखेंगे, यही इरविन के समय में दांडी मार्च के समय में ये थे। 1930 में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत होता है। 12 मार्च 1930 से लेके और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी मार्च होता है, लेकिन 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होती है, जिसमें 78 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। किस शासक के द्वारा अस्थायी सेना रखने और उसके नगद वेतन के लिए जाने जाते हैं? तो हमारे थे दोस्तों इल्तुतमिश के समय अस्थायी था, लेकिन नगद वेतन के अलाउद्दीन खिलजी के समय माना जाता है, ठीक है। अगला है कि उत्तर मीमांसा दोस्तों हमारा बदरायन होगा। उत्तर मीमांसा बदरायन और पूर्व मीमांसा जैमिनी। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो शरीर में भोजन का पचना,
दूध से दही का बनना, जल का जलवाष्प में परिवर्तन, लोहे में जल लगना। तो जल से जलवाष्प में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन ना होकर भौतिक परिवर्तन है, लेकिन शरीर में भोजन का पचना रासायनिक है, क्योंकि जब भोजन पच जाता है तो फिर हम भोजन नहीं बना सकते हैं। 1 पारसेक बराबर क्या होता है? तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है या 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है, और नहीं तो हमारा 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर भी होता है। अगला है कि किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि समान होती है? तो जो इसमें समान होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के आहार नल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? तो मनुष्य के आहार नल का प्रमुख भाग दोस्तों नहीं है, वह यकृत नहीं है। उसमें है मुख गुहा होती है, ग्रास नली होती है, आमाशय होती है और आंत होती है, लेकिन यकृत नहीं होती है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता हमारा सेरिब्रम में होती है। किस में होती है? सेरिब्रम में होती है। स्मरण क्षमता सेरिब्रम में होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क एक प्रमुख भाग है। इसमें मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता का वृद्धि का केंद्र होती है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सेरिबेलम अनुमस्तिष्क का प्रमुख भाग है, जो गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन, यानी हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि बेलन के द्वारा हम लोग शरीर के संतुलन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यूक्रियोटिक जीव का उदाहरण है? तो यूक्रियोटिक जीव है दोस्तों, यहाँ प्राइक्रियोटिक नहीं है। प्राइक्रियोटिक में जीवाणु इष्ट आ जाता है, लेकिन यूक्रियोटिक बोल रहा है कि जीव है। अगर पूछता तो जिसमें मानव आता, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो इसमें आ जाएगा यूक्रियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, तो इसमें जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यूक्रियोटिक में हमारा ईस्ट होता है, मानव होता है, पादप होता है, कवक होता है, क्योंकि कवक हमारा बहुकोशिकीय होता है दोस्तों। ठीक है, जीवाणु नील हरित सवाल हमारा क्या होती है? प्राइक्रियोटिक होती है। शरीर के समन्वयन प्रणाली यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो समन्वयन प्रणाली दोस्तों हमारा तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र होती है। तरंगदैर्घ्य की ऐसा ही मात्रा क्या होती है दोस्तों? तो हमारा तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रा मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चीन की राष्ट्रीय खेल है तो टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर बी। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। अब भूटान का हमारा होती है तीरंदाजी। जल की कठोरता, तो देखिए अस्थाई पूछता हमारा, जल की अस्थाई और अस्थाई में बांटा जाता है। तो जल की कठोरता तो उत्तरदायी होती है तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के होती है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट से होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। अस्थायी कठोरता में, लेकिन अस्थायी कठोरता पूछते हैं तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट और नहीं तो क्लोरेट के कारण होती है। ठीक है, बाइकार्बोनेट कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट रहता है तो अस्थायी, और अस्थायी में सल्फेट या क्लोरेट, यही दो यौगिक कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का ही होता है। लैंटेन की बत्ती से केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केरोसिन के कारण दोस्तों केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ते हैं। किसके कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि लैंटेन की बत्ती में केशिका क्रिया। परमाणु के नाभिक का आकार 10 के पावर -15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लोग एक फॉर्मी भी कहते हैं। ठीक है, एक फॉर्मी। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये ट्रांसफार्मर दोस्तों एसी और डीसी दोनों के, एसी के लिए होता है। ठीक है, मुख्यतः एसी के लिए होता है। हम लोग रेक्टिफायर में चले गए थे। टूथपेस्ट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए। एक है कि पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र। तो देखिए यहाँ पे हमारा होता है परिसंचरण तंत्र में दोस्तों रक्त परिवहन होता है। ठीक है, और जनन तंत्र में हमारा वंशावली होता है। पाचन तंत्र में हमारा भोजन का पाचन होती है, और तंत्रिका तंत्र में शरीर के कार्यों का नियंत्रण, यानी डी का 2। ऑप्शन नंबर में डी का 2 गो में है। अब एक हमारा हो जाएगा दोस्तों 3, एक का 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो छट गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत ने ओलंपिक में सबसे पहला 1928 में जीता था, तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमने अभी स्टार्ट किया है, डेली हमने 5 सेट का डिस्कशन कर रहे हो, तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा।
मुझसे कोई बोलने में मिस्टेक हो जाए, क्योंकि दोस्तों यह लगातार बोला जाता है, तो लगातार बोलने में कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, तो उसको आप लोग नज़रअंदाज कीजिए। और यह मैं आशा करती हूँ कि कल के सेट से यह बेस्ट सेट होगा। दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।